देखें, आपके साथ भी यदि कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और आपका जो भी सवाल है आप अपना सवाल को जाकर कमेंट में लिख सकते हैं। अब मेरा प्रयास रहेगा कि आपके सवाल का, आपके कमेंट का इस प्रकार से जवाब दें, आपको बताएं कि आखिरकार आपको क्या करना चाहिए। आज जो ये सवाल देख रहे हैं ना, ये पूछ रहे हैं सर मेरे पास CS खतियान है और जमाबंदी जो है वो हमारे पूर्वज के नाम से था, अभी वही जमाबंदी पर जो है दूसरा व्यक्ति का नाम है, तो प्लीज सॉल्यूशन बताइए जो यहाँ पर कम टाइम में कर सकें। देखें, हम आपको बता दें कि जब बात होती है CS खतियान की, तो अगर आपको पता है तो ये आपका जमीन का जो है पुराना खतियान है, यानी ये पुराना खतियान, ये अंग्रेजों के समय का खतियान है। तो आज ये जो जमीन है यानी पुराना खतियान है, तो आपके पास जमीन का रसीद भी होगा, पुराना रसीद होगा, और आपके पूर्वज के नाम से जो है पूर्वज के नाम से था, तो पुराना खतियान के अनुसार जो है यानी जो भी पूर्वज होंगे, दादा परदादा, तो पूर्वज के नाम जमीन का जमाबंदी जो है वो कायम है। अब ये देखें, बड़ा सवाल होता है कि पूर्वज के नाम जमीन का जमाबंदी कायम है और वही अभी जमाबंदी पर जो है दूसरा व्यक्ति का नाम है, वही जमाबंदी पर जो है अभी वर्तमान जो है कंडीशन उस पर क्या है कि दूसरा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है। तो देखें, होता क्या है कि ये जो प्रक्रिया है ना, कि अभी अब जो है यानी RS खतियान बन चुका है, यानी जमीन का जो नया खतियान है ये तैयार हो चुका है। तो अब RS खतियान जो है उससे जमीन का जो है यहाँ पर नया जमाबंदी किया गया, मतलब RS खतियान में जिसका नाम दर्ज होगा उसी का जमाबंदी में यहाँ पर नाम दर्ज होगा, उसी के जो उत्तराधिकारी हैं उनका जमाबंदी में नाम दर्ज होगा। तो आपके पूर्वज के नाम का जमाबंदी है, नया में दूसरे का नाम से जमाबंदी है। तो यहाँ पर ये आप पहले पता लगाना है आपको कि CS खतियान से क्या आपके क्षेत्र में रिविजनल सर्वे हुआ है कि आज भी CS खतियान ही मान्य है। पहली बात, अगर आपके जो क्षेत्र हैं वहां पर राज्य सरकार के द्वारा यानी अंग्रेजों का जो सर्वेक्षण था उसके बाद कोई भी जमीन का सर्वे अगर हुआ है, नया खतियान जारी हुआ है और उसी के आधार पर जो है, तो ये देखना है कि नया खतियान जो बना उसमें आपके जो पूर्वज है, आपके जो कह सकते हैं पिता है, चाचा है, दादा, उनका नाम दर्ज हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, दूसरा व्यक्ति का नाम अगर दर्ज हो गया होगा तो वही जमाबंदी पर दूसरा व्यक्ति का नाम होगा। तो इसलिए अब यहाँ पर जो है जब यहाँ होगा क्या कि आप जमाबंदी जो रद्द करवाने के लिए जाएंगे, तो जमाबंदी रद्द करवाने के लिए अगर आप चाहें तो ये एक होता है कि आप जमाबंदी रद्द करवा सकते हैं अपने जिला के जो कलेक्टर कार्यालय है, ठीक है, जिला ADM कोर्ट है, आप वहां से जो है जमाबंदी रद्दीकरण का केस कर सकते हैं। साक्ष्य के तौर पर जो है आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, रिविजनल सर्वे में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, तब आप जो है इसको रद्द करवा पाएंगे। दूसरा, जब मामला जो है पुराना खतियान से संबंधित है तो फिर आपको सिविल कोर्ट ही जाना होगा, इसलिए कि खतियान को रद्द करना, खतियान को कैंसिल करना ये जिला ADM कोर्ट में संभव ही नहीं है। जैसे होता है ना, उनको अधिकार नहीं दिया गया, उनके पास ये पावर नहीं दिया गया कि वो आपकी जो है ना जमीन के खतियान को, जो नया खतियान RS खतियान है वो गलत बन गया है उसको रद्द कर दे। तो सबका एक लिमिटेशन है, देखें सबको अपना एक पावर दिया गया है। आज आप अंचल में जाते हैं, राजस्व जो अधिकारी है वो क्या करते हैं, जमीन का जो जमाबंदी है ना उसमें जमाबंदी में सुधार जो है वो कर देते हैं। जो बहुत सारा जो पोर्टल बना हुआ है, कहें तो परिमार्जन पोर्टल हो गया या अन्य पोर्टल हो गया, मतलब इस तरह का है ना कि दे दिया गया जमाबंदी में आप जाकर सुधार जो है अंचल कार्यालय से राजस्व अधिकारी है ना, आप कह सकते हैं कर्मचारी है, पटवारी है, वहां से तहसीलदार है, ये सभी जगह से आप जाकर जो है इस तरह का सुधार का आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यानी हो गया कि अगर आपको जमीन का जो म्यूटेशन करवाना है, आपने जमीन का केवाला ले लिया है तो वो आप जाकर करवा सकते हैं। तो वहां पर देखें ये लिमिटेशन है वहां पर लगा हुआ कि एक जो है स्पष्ट कर दिया गया कि आखिरकार क्या करना है।
जमीन का जो है केवाला का म्यूटेशन जो है कराना है, वो किन के पास जाना है, जमीन केवाला कराने के लिए कहाँ जाना है। तो सभी जो अधिकारी हैं उनके पास एक जो पावर है वो सीमित पावर है और वो अपने दायरे में ही काम करेंगे। तो जिला कलेक्टर के पास ये पावर नहीं है कि वो जमीन का जो खतियान है उसको रद्द कर दे। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो है आप जाएंगे तब आप अपना सिविल कोर्ट में जाकर जो है पक्ष रखेंगे और पक्ष रखने के बाद जो है आपके पक्ष में अगर आदेश आता है, अगर खतियान जो आरएस खतियान है उसको रद्द करके रिवाइज करके जो है अगर बनाने का आदेश आता है तो उसी अनुसार फिर आपका जमीन का जमाबंदी जो है आपके नाम पर कायम होगा। और उसी समय मतलब वो जो एक जजमेंट आ जाएगा ना कोर्ट का, वही आपका एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया। अब आगे देखें सवाल जो है कि अगर पिता प्रॉपर्टी बेटे के नाम यहाँ पर कर दे और अपनी वाइफ के वसीयत में जो है कोई जिक्र ना करे और बेटा जो है वो यानी पहले जो एक्सपायर्ड पत्नी का है जमीन अपने नाम करवा ले, तो ये जो है ना विधवा क्या करेगा? तो अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि जो पिता का प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, जायदाद है, मकान है, तो पिता जो प्रॉपर्टी है वो बेटा के नाम पर कर देता है। पिता है और वो बेटा है इनका, तो पिता देखें ऐसे भी पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति बेटा का ही होता है, बेटी का भी होता है। तो मान लेते पिता जो है वो बेटा के नाम पर संपत्ति वो कर दे और अपनी वाइफ का जो है वसीयत में कोई जिक्र जो है ना करे। मतलब जब वसीयत बनाया गया ना तो अपना वाइफ का कोई जिक्र नहीं किया गया और बेटा जो है ना वो पहली एक्सपायर्ड पत्नी का है जमीन अपने नाम वहां पर करा ले। तो देखें ऐसा सिचुएशन में ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति है ना वो अगर मान लेते हैं कि आज अपनी पत्नी के नाम पर जमीन नहीं कर रहे हैं, तो पत्नी के नाम जमीन अगर नहीं कर रहे हैं, तो जो जमीन अपने बेटे के नाम वो कर रहे हैं, अगर वसीयत कोई बना रहे हैं, वसीयत के आधार पर जमीन संपत्ति दे रहे हैं, तो क्या जो वसीयत है, जो वसीयत बनाया गया है, वो यह वसीयत सही है या नहीं है? मान लेते हैं कानूनी तौर पर पत्नी का अधिकार है, बेटा का अधिकार है, ठीक है, बेटा का अधिकार है तो पत्नी का भी अधिकार है। अब है कि पत्नी और बेटा का जो अधिकार है उसमें बेटा का जिक्र किया, पत्नी का जिक्र नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वसीयत ये देखा जाता है कि वसीयत बनाना सही था या नहीं था। वसीयत जो है कि अगर पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति में इस जो है ना पूरी जो संपत्ति का वसीयत बनाने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसमें जितना एक तरह से हिस्सेदार ही जो है वो जन्म से पैदा हो जाता है। आपके घर में बेटा हो गया, बेटी हो गई, सब जो है उनका जन्म से अधिकार होता है। जैसे कह सकते हैं ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, यानी कह सकते हैं पिता है और उसके बाद जो है यानी माता है, तो ये हो गए, या ये जो है यहाँ पर पति हैं और ये इनकी पत्नी है, तो अब ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो अब इनके पास मान लेते हैं कि ये टुकड़ा पैतृक जमीन का है, तो अब इनको क्या है कि इनको एक बेटा है और ये उसके बाद जो है ना एक बेटी है। अब है कि ये जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो अब आखिरकार जो होगा बेटा के नाम पर जो है ना इनके द्वारा वसीयत बना दिया जाता है, ठीक है। अब बेटा का वसीयत बना दिया जाता है, तो जबकि ये इनके नाम जमीन था, तो ये जमीन का टुकड़ा जो है ये पैतृक जमीन है, ये जो है ना पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो ये जो पिता है ना ये इनको ये बनाने का अधिकार नहीं था। इसमें कानूनी तौर पर व्यक्ति का समान अधिकार होता है, तो अगर ये बना दिए तो गलत कर दिए। तो अब है कि ये जो बेटा है ये तो इनके नाम तो पूरी संपत्ति है, ये क्यों दावा करेगा? तो इनकी पत्नी है, बेटी है, ये दावा कर सकती है उस संपत्ति के लिए कि ये वसीयत जो है गलत है, पैतृक संपत्ति का वसीयत है और इसके इनमें बेटी का जन्म से अधिकार है। अब कहेंगे पत्नी का, तो पत्नी का अधिकार यानी वो है जैसे ये 3 हिस्सों में पहले प्रॉपर्टी जो है कानूनी तौर पर बंटता, एक होता बेटा का, यानी एक होता बेटा का, दूसरा जो है वो बेटी का और तीसरा जो है ये व्यक्ति का। अब अगर ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तो ये इस व्यक्ति के मरने के बाद जो है जो उनकी पत्नी है यानी जो इनकी माता है उनका शेयर बनेगा, तो एक शेयर उनका माता का भी बनेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी को डिवाइड जो है वो किया जाता है।
तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपको वसीयत को चैलेंज करना चाहिए, और इस तरह का वसीयत जो गलत तरीके से अगर किया गया है तो उसको फर्जी जो है एक तरह से साबित करवा कर उसको आप रद्द करवा सकते हैं। अगला जो सवाल है, और ये सवाल देखें, ये कह रहा है ना कि मेरे पापा जो है ना, इनके पापा जो है वो 2 भाई पापा हैं, और यहाँ पर एक भाई जो है, एक भाई का 3 लड़का है, इनका 3 लड़का है, और यहाँ पर जो है ना 5 लड़की है, 5 जो है लड़की है। अब ऐसा सिचुएशन में देखें, अगर बड़े भाई के यहाँ पर 3 लड़की है और मेरे पापा से जो है धोखे से जमीन लिखवा लिया है, मेरे चाचा के लड़के मेरे पापा भी यहाँ पर जो है डेट कर गए हैं, क्या माँ है अभी, तो क्या बेटी का यहाँ पर आधा प्रॉपर्टी निकल सकता है, प्लीज बताइए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो पापा है ना, पिता हैं, यहाँ पर पिता जो है वो है 2 भाई, यानी एक आपके पिता हो गए, एक आपके यहाँ पर चाचा हो गए। अब है एक भाई का जो है ना यहाँ पर 3 लड़का, यहाँ पर 3 लड़का, ठीक है, और यहाँ पर 5 लड़की है। अब है कि मान लेते हैं कि जो है ये हो सकता है कि ये भाई जो है चाचा है उनके पास हो। अब ये है कि इनके पापा से धोखे से जमीन जो है लिखा गया, मेरे चाचा के जो है लड़का मेरे पिता भी नहीं है, जो भी है धोखा से कराया गया है। तो देखें, धोखा से जमीन लिखा लिया, जमीन की अगर रजिस्ट्री हो गई है तो रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है पता है? कि रजिस्ट्री अगर कोई किसी को जमीन करता है ना, तो वो उसका मतलब होता है कि जमीन को बेच दिया गया और इसके एवज में पैसे लिए गए। जो जमीन बेचा गया क्या वो बेचने का उनके पास राइट था, राइट है। जमीन की रजिस्ट्री होती है और ये समय बीतते बीतते 3 साल से अधिक समय हो जाता है। अब है कि फिर भी ये समझना, लेकिन मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं अधिक समय होगा, लेकिन इस तरह का जो फर्जीवाड़ा है ना, उस तरह का जो सिचुएशन बनता है, तो अगर मान लेते हैं किसी प्रकार की गलती हुई तो केस फाइल कर सकते हैं, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए कि जो सेल डीड का कैंसिलेशन का एक तरह से पावर है वो सिर्फ सिविल कोर्ट को है। आगे जो समस्या है उस समस्या को अगर देखा जाए ना, तो एक वीडियो करेक्ट बनाइए कि अगर CS खतियान में सरकारी भूमि है। अब आपको पता है कि CS खतियान कौन सा हो गया? पुराना खतियान। तो इसमें जो जमीन दर्ज है ना, ये क्या है? सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन ये दर्ज है इसमें। अच्छा, ये RS खतियान में RS जो बना है ना, उसमें जो है ना ये रैयती है, रैयती। तो ये पहले जो अंग्रेजों के समय का दस्तावेज है उसमें जो जमीन है वो सरकारी है और RS खतियान में रैयती है। तो उसका अब आगे न्यू क्या हो सकता है? तो अभी यहाँ पर अगर बात करें न्यू का ना, तो न्यू होगा क्या? रैयती। इसलिए तक ये होगा कि इससे जो अभी न्यू जो दस्तावेज बनेंगे उसमें सिर्फ RS को देखा जाएगा और RS में जो मौजूद है उसी का नया बनेगा। अब रही बात ऑब्जेक्शन लगाने का, तो ये देखें खतियान को रद्द करने का जो पावर है वो जो किसके पास है? सिविल कोर्ट के पास है। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, कोई विवाद खड़ा कर देता है, मामला जो है यहाँ पर विवाद के बाद कोर्ट में गया, तो वैसे सिचुएशन में तो मान्यता फिर क्या हो जाएगा? जब कोर्ट का जजमेंट आएगा तब CS का जो मान्यता है वो मान्य होगा। इसलिए अगर CS खतियान में किसी का भी जमीन, मान लेते सरकारी जमीन जो है पहले था, पुराना खतियान में कह सकते हैं कोई सरकार का जमीन होगा। उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, तो मान लेते अंग्रेजों का जो शासक माना उपयोग के लिए जो उनका जमीन था, उस समय भी सरकार के पास जमीन था। तो अगर उस समय वो सरकारी जमीन है, अब सरकारी जमीन को क्या किया, कोई लोग अपने नाम से जमीन का सर्वे करा लिया। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार वो सर्वे कराने के बाद अभी वर्तमान में जमीन क्या हो गया? वो जमीन हो गया रैयती। अब रैयती हो गया तो अभी वर्तमान स्थिति जो है वही देखी जाती है और वर्तमान स्थिति में वो रैयती है और रैयती देखा जाएगा। तो अभी का जो समय है ना, अभी के समय में अगर जमीन का सर्वे होता है तो उसमें ये आप स्पष्ट तरीके से समझ लें कि वो जो जमीन का खतियान होगा ना, वो जो बनेगा वो जो जमीन है वो रैयती होगा और ये मतलब कोई भी कुछ भी कर लेना, ये रैयती ही रहेगा। अब है कि ये कब जो है बदल सकता है? ये दोबारा सरकारी जमीन तभी होगा जब कोर्ट में ये मामला जाएगा। देखें, कोई खतियान है जो RS खतियान है, उसको जो रद्द करने का जिसको पावर है,
जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे तो ये आरएस खतियान रद्द नहीं होगा। तो अब ये कोई दावा कर दिया कि सीएस खतियान में ऐसे था, आरएस में ऐसे है, अब कोई लग गया, कह सकते हैं दुश्मन हो या परिवार का लोग हो या सरकार को ही लगे कि नहीं ये पहले हमारी जमीन थी, सरकार के द्वारा ही आपके ऊपर नोटिस भेज दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपकी जमीन जो है वो चली जाएगी और दोबारा वो जो है सरकारी जमीन हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।